तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 8। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स द मेन रीजन मेक्स प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब है क्या, हर एक जगह अपने अपने रिसोर्स के हिसाब से उसकी महत्वाकांक्षा अलग है। अलग कैसे, मान के चलिए इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के दो स्टेट्स की बात कर लें, दोनों के रिसोर्स अलग हैं, दोनों की स्पेशलिटीज़ अलग होती हैं। मतलब दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं और मतलब उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, वहाँ का क्लाइमेट अलग हो सकता है, वहाँ की कंडीशन अलग हो सकती हैं, वहाँ के कपड़े अलग हो सकते हैं। तो ये उनको डिफरेंट बनाती हैं। जैसे कि हम बात करें राजस्थान, इंडिया के दो, एक राजस्थान और एक श्रीनगर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि दोनों है ना एक दूसरे के अपोजिट है। एक ठंडी जगह है, एक गर्म जगह है। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है और श्रीनगर में बहुत ठंडी पड़ती है। तो दोनों इंडिया ही के पार्ट हैं, ये हम नहीं कह सकते। ये नहीं है कि अलग अलग जाएगी। इंडिया के ही दो पार्ट्स की बात करिए हमने, श्रीनगर और राजस्थान, दोनों एक ही कंट्री में लाइक कर रहे हैं और दोनों की कंडीशंस अलग हैं। तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, तो वहाँ अगर वहाँ पर श्रीनगर में ठंडी पड़ रही तो वहाँ कपड़े अलग होंगे, राजस्थान में गर्मी पड़ रही तो वहाँ के कपड़े अलग होंगे। वहाँ की भाषा भी अलग हो सकती है, वहाँ क्लाइमेट अलग है ही, वहाँ के कपड़े अलग हो सकती हैं, है ना। तो वहाँ के रिसोर्स अलग होने की वजह से वो जगह अलग हो गई। अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। इट कवर 30% ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंट आर नॉट हैबिटेबल। अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि हम अर्थ की बात करें, तो अर्थ के पास जो 30% है वो लैंड है, 70% कुछ और है, वहाँ पर वाटर हो सकता है हम कहते हैं, और 70% क्या है वाटर, और 30% क्या है लैंड। अब इस 30% में क्या क्या आ जाता है? इस 30% में हमारे पास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आती हैं, इंडिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये सभी देश जो है ना वो 30% लैंड पे ही लाई करते हैं। मतलब हमारे पास जो जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 30% में, और जगह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे वो भी 30% में ही है। जैसे कि अमेजोन्स के जंगल हो गए, कोई फॉरेस्ट हो गया है, कोई रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, कोई बायोस्फीयर हो गया है, कोई नेशनल पार्क हो गया, वो क्या इस 30% के अंदर ही आ रहे हैं। ये नहीं है कि वो 30% से बाहर, नहीं, वो 30% के अंदर ही आ रहे हैं। जो जगह हम इस्तेमाल नहीं करते वो लैंड भी, जो ज़मीन है वो भी इस्तेमाल हम 30% के अंदर ही आएगी। द uneven distribution of population in different parts of the world mainly due to varied characteristics of land and climate। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो हमारे किन कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, उसकी लैंड और उसके क्लाइमेट पे। वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब लैंड यूज़ की बात करें तो लैंड यूज़ क्या है हमारे पास? लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री आर टर्म्ड एज लैंड। यानी कि हम हमारा अलग अलग ज़मीन हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंजीनियर है तो वो घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कोई बिजनेसमैन है तो वो इंडस्ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इंसान सभी, इन सब में कॉमन क्या है कि वो एक इंसान है, और एक इंसान के अलग अलग यूज़ है। कोई डॉक्टर है तो वो हॉस्पिटल बनाने की सोचेगा, कोई इंजीनियर है तो वो घर बनाने की सोचेगा। तो अलग अलग यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, डॉक्टर हॉस्पिटल बनाने के इस्तेमाल कर रहे हैं, इंजीनियर घर बनाने के इस्तेमाल, बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अलग अलग पर्पज़ से अलग अलग इस्तेमाल। हम मान के चलो हमारे दो घर हैं, एक तो गांव में है और एक सिटी में। सिटी में हम रह रहे हैं और गांव में हमारी जो खेत मतलब ज़मीन डली है उसमें हम खेती कर रहे हैं। मतलब खेत खरीद रखे हमने, वो भी ज़मीन है, जहाँ हम रह रहे हैं वो भी ज़मीन, दोनों के पर्पज़ अलग हैं। वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, मतलब कुछ उगा रहे हैं, हम गेहूँ उगा रहे हैं, सरसों उगा रहे हैं, बाजरा उगा रहे हैं, दाल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। तो हमारे दोनों जगह का क्या है, पर्पस अलग है। हम एक जगह पर सब्जी, दाल, चना, गेहूँ सब मतलब फार्मिंग कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं। एक जगह पे हम रह रहे हैं,
ओनली मतलब दोनों ही जगह हमारी हैं, लेकिन हम दोनों ही जगह पे हमारा इस्तेमाल क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का पर्पस डिफरेंट हो जाता है। लैंड कैन क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अगर हम ऑनरशिप पे बात करें तो लैंड दो तरह की हो सकती है, प्राइवेट लैंड हो सकती है, कम्युनिटी लैंड हो सकती है। अगर हम प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट लैंड जो होती हैं वो हम सभी के द्वारा इस्तेमाल, हम सभी की होती है। मतलब आप मान लो आपके घर में अगर आपकी फैमिली कोई चचा है, दाऊ है, मौसा है, मौसी है, बुआ है, फूफा है, इन सब के पास ज़मीन है, ये हमारे लिए, ये हमने खरीदी है, ये हमारी ज़मीन, तो ये क्या होगी, प्राइवेट लैंड। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूडर, फ्रूट, नट, मेडिकल हर्ब्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो कम्युनिटीज़ के द्वारा, जैसे फूडर्स हैं, है ना, कि आपने कभी ठेले पर नाश्ता किया होगा, यानी ठेले पे आप समोसा खाने जाते हो, चाट खाने जाते हो, भेलपूड़ी खाने जाते हो, बर्गर खाने जाते हो, वो क्या कम्युनिटी लैंड है। वहाँ पर वो कम्युनिटीज़ हैं, फूडर की कम्युनिटी, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपना ठेला लगा रहे हैं, अपना व्यवसाय बना रहे हैं, वो क्या हो गए, कम्युनिटी लैंड। ये कम्युनिटी उसको ऑन कर गई है, जैसे बिजनेसमैन है अपनी इंडस्ट्री कर रहा है, वो क्या कम्युनिटी लैंड होगी, कोई कम्युनिटी से ऑन कर रही है तो वो क्या है, कम्युनिटी लैंड। People and their demands are ever growing, but availability of land is limited. The quality of land differ from place to place. मतलब हमने क्या बोला था, अभी हमने जब लैंड की बात की तो हमने बताया था कि ज़मीन है वो 30% है। अब 30% जो ज़मीन है वो सिर्फ 30% है। अब वो हम मन चाहें तब उससे हम बढ़ा नहीं सकते, 35 नहीं कर सकते, 45 नहीं कर सकते, 40 नहीं कर सकते। वो क्या है, लिमिटेड स्टॉक, वो लिमिटेड, ना वो बढ़ेगी, हमारी डिमांड्स बढ़ सकती हैं, हमारी रिसोर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन लैंड नहीं बढ़ेगा। हम अपने लिए एक जोड़ी कपड़े की जगह 2 जोड़ी खरीदेंगे, हम एक नहीं 2 लोगों का खाना खाएंगे। ये क्या है, लैंड लिमिटेड है, हम मतलब हम जितना चाहें उतना ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और ज़मीन क्या है, लिमिटेड है ना, ये लिमिटेड है। ये पानी हम जितना चाहें पी सकते हैं, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसा, कि वो रिसाइकिल होता रहता है। पानी लिमिटेड नहीं है, वो रिसाइकिल होने की वजह से क्या होता है, जो वेपराइजेशन होता है उसके फॉर्म में जो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड के बाद जो पानी फिर नीचे आता है, ये क्या रिसाइकिल, एक साइकिल हो रही है। पर ज़मीन का कोई रिसाइकिल है नहीं, ज़मीन रिसाइकिल नहीं होती, वो लिमिटेड है, चाहे आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल करें। और ये प्लेस टू प्लेस, ये हर ज़मीन अलग अलग है। मान लीजिए मेरा एक घर इंडिया में है, एक घर अमेरिका में, क्या दोनों ही जगह सेम है, नहीं, दोनों जगह अलग अलग हैं, दोनों की कंडीशंस अलग हैं, दोनों का क्लाइमेट अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का क्लाइमेट अलग है, ठीक है ना। इंडिया में है हमें सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हर तरीके का मौसम होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका कुछ हिस्सों में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ सर्दी पड़ती है, ठीक है ना। तो हमारे 2 जगह घर होने से क्या है, तो हम जगह पे अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लैंड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दोनों की क्वालिटीज अलग हैं। तो मतलब मान लो मेरा एक घर श्रीनगर में और एक राजस्थान में, दोनों की क्वालिटी अलग हुई ना। श्रीनगर ठंडा है और राजस्थान गर्म है, दोनों की क्वालिटी अलग हुई, दोनों क्लाइमेट्स अलग हुए। तो अगर मैं श्रीनगर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर सर्दी कपड़े पहनने होंगे, अगर मैं राजस्थान जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे जो गर्मी से बचने के जो कपड़े पहने जाते हैं मैं वो पहनूँगा। दोनों एक क्लॉथ्स बदल गए, क्लाइमेट बदलेगा, कंडीशन बदलेगा, मेरे घर बदल जाएंगी, रहने की जगह बदल जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे। तो हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। Growing population and their growing demands are lead to deforestation of forest and created fear of losing natural resource। मतलब मान के चलिए, मान लीजिए आप, अगर मान लीजिए अगर पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है ना, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी डिमांड्स भी बढ़ेंगी। पॉपुलेशन मतलब मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारे पास जगह है, कुछ जगह हमारे पास फॉरेस्ट में, मतलब जो हमारे पास ज़मीन है
मतलब फॉरेस्ट है। अगर हमें पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, ठीक है ना। तो घर के लिए फिर मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण वो क्या डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस है वो रेगुलरली बढ़ती जा रही है। मतलब मान लीजिए अगर 2002 में मुझे मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से 100 घर चाहिए थे रहने के लिए, तो 100 घर होने के बाद जो फॉरेस्ट था बचा हुआ था तो वो क्या हो गया, वो अभी सेफ है। फिर 2005 में पॉपुलेशन बढ़ी, फिर रहने के लिए कितने चाहिए घर, 150 घर चाहिए। तो क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे, वो फॉरेस्ट जो पेड़ थे उन्हें काटेंगे, क्यों, रहने के लिए घर तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा। तो इसके चक्कर में क्या हुआ, वो फॉरेस्ट कट कर दिया गया। और 2010 में कुछ पॉपुलेशन और बढ़ी, फिर 200 घर की ज़रूरत पड़ी, तो फिर और बढ़ी, फिर फॉरेस्ट और काट दिया गया। तो इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट्स होंगे, ओवर यूज़ होंगे। ओवर यूज़ होने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने का ओवर यूज़ होने के कारण वो लिमिटेड जो रिसोर्स होते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, कुछ लिमिटेड रिसोर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें क्या जो है, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज वो कम करना चाहिए। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हम क्या अपने नेचुरल रिसोर्स को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे हम अपने नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। देयरफॉर द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। अब इसको ज़मीन को मतलब ज़मीन को जो कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। देयरफॉर द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। डिग्रेडेशन की हमें रेट चेक करती रहनी चाहिए। डीप एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड मस्ट बी चेक। मतलब हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स लगा रहे हैं, वो हमें चेक करते रहना चाहिए। पेस्ट एंड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड मस्ट बी चेक। जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे ज़मीन को भी कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो वो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। हम ओवर यूज़ करेंगे तो हमारी ज़मीन को भी नुकसान है, तो हमें ये चेक करता रहना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग सम कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्स। और ओवर ग्रेजिंग कुछ मेथड हैं, मतलब जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं लैंड्स बचाने के लिए। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सॉइल। थिन लेयर ऑफ अ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब आपने देखा होगा जमीन, लैंड के ऊपर आपने मिट्टी देखी होगी। ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। आपने ज़मीन के ऊपर मिट्टी देखी होगी जो ग्रेनी सी रहती है, मतलब मट्टी, जिन्हें हम मट्टी बोलते हैं, सॉइल यानी कि मट्टी, मतलब जो ग्रेनी मतलब गेहूँ से थोड़ा हल्का गेहूँ कलर की रहती है, उसे हम कहते हैं सॉइल। इट इज़ लूजली लिंक्ड टू लैंड। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल एंड रॉक फाउंड ऑन अर्थ। और ये जो सॉइल यानी कि मिट्टी होती है वो क्या ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है, हमारे मतलब लैंड से जुड़ी, लैंड से जो ऊपर होती है, जो हल्की सी गेहूँ के कलर की जो परत होती है उससे हम सॉइल कहते हैं। और ये क्या ऑर्गेनिक मिनरल मटेरियल से बनी हुई होती है, जैसे कि रॉक। आपने कहीं देखा हो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी मतलब आप कहीं भी गए हो तो आपका घर बनता है तो आपके घर में कभी माटी आती है, मतलब लेवल करने के लिए, तो क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं उनको तोड़ा जाता है। उनको तोड़ने के बाद मिट्टी निकाली जाती है, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है, मतलब और अदर पर्पज़ के लिए वो यूज़ की जाती है, ठीक है। ये क्या होता है, पहाड़ों को तोड़ के मिट्टी बनाई जाती है, आपने देखा हो कभी। दिस इज हैपन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और कभी कभी वो मिट्टी खुद गिर जाती है कि पानी बरसा उस पर, वो पहाड़ ढीले होने लगे, पहाड़ टूट गए, बिखर गए, तो वो मिट्टी नीचे गिरने लगती धीरे धीरे। मिक्सिंग ऑफ राइट मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेक द सॉइल फर्टाइल। आप मतलब जो ऑर्गेनिक जो मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ज़मीन को आपने कभी सुना होगा कि देखा होगा कि जो किसान लोग होते हैं ना, जो किसान लोग कभी खेती करते हैं, जो खेती करते हैं ना, वो क्या करते हैं, आप खेती करते हैं तो वो क्या
कब भी किसी खेती करनी तो उसमें खाद डालते हैं। खाद क्यों डालते हैं? क्योंकि उनको जो ज़मीन है वो फर्टाइल करनी है, मतलब उपजाऊ करनी है, तो उसमें वो खाद डालते हैं। उन्होंने क्या किया, मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस राइट मिनरल। मान लो ज़मीन को चाहिए NaCl और आपने डाल दिया सोडियम। वो आप ज़मीन को चाहिए सोडियम और आपने डाल दिया पोटेशियम, तो ये तो उल्टा हो गया। ज़मीन को सोडियम चाहिए तो आपने पोटेशियम डाल दिया, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। तो हमें सोडियम नहीं डालना ना कि पोटेशियम। तो हम कहते हैं ना खाद डाल दी, खाद इसलिए डाल दी उपजाऊ बनाने के लिए। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिपेंडर्स द मूवमेंट ऑफ रॉक। They take place in earthquake, flood, volcanoes. Prolonged spell of rainfall can cause heavy landslides. मतलब मान के चलिए ये लैंडस्लाइड्स है ना, जो अर्थ के जो नीचे जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, ये मान लो अभी जुड़ी हैं। मूवमेंट ऑफ रॉक, लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ रॉक दे टेक प्लेस। रॉक्स की जो मूवमेंट होने के कारण जो प्लेट्स होती हैं वो अभी ये जुड़ी हैं, अब इनके बीच में थोड़ा सा मूवमेंट आया, तो इस मूवमेंट के कारण क्या हुआ, अर्थक्वेक उठेंगे, भूकंप आएंगे, वोल्केनोस उठेंगे, ज्वालामुखी में से ज्वाला होता है वो बाहर आएगा, और प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड्स। और मतलब मान लो जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ की जो मूवमेंट हुई नीचे बीच में, ये पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ में थोड़ी सी मतलब ये पहाड़ जो ये पहाड़ की जो मतलब पहाड़ थोड़े से खिसक जाते हैं अपनी जगह से, जो पहाड़ हो जाती हैं, मतलब मान लो ये पहाड़ है, ये थोड़े से खिसके, मतलब बीच में से खिसके, मान लो ये मिट्टी है, ये ऊपर का जो कैप है वो मिट्टी है, जो अभी इनमें थोड़ा सा मूवमेंट हो गया, थोड़ा सा ये मतलब ये छोटी है ये वाली, और ये नीचे का पहाड़ है, जब इनमें थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, ये थोड़ा सा खिसके, तो इनके पीछे जो मिट्टी थी ना, वो मिट्टी नीचे गिरी, तो इसके कारण जो क्या हो गया, वो हो गई लैंडस्लाइड्स। इनमें जो मिट्टी थी ना वो नीचे गिर गई, और ज़्यादा पानी बरसने के कारण भी ये मिट्टी नीचे गिर जाती है, इसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। जैसे कि अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल, जैसे कि आप देख सकते हो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल में क्या है, सबसे पहले अपना जो फैक्टर्स हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक, ठीक। दूसरा क्या है, रिलाइफ। तीसरा फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा क्लाइमेट। चौथा टाइम। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो सॉइल है ना वो क्या होती है, अफेक्ट हो रही है, इससे मतलब प्रभावित हो रही है, मतलब वो ख़राब भी हो सकती है चीज़। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन, सॉइल इरोशन एंड डिप्लेमेशन आर मेजर थ्रेट्स to soil. Both human and natural factors can lead to soil degradation, deforestation and overgrazing, overuse of chemical pesticide, landslides and floods. अब ज़मीन का कम होना किसके कारण हो सकता है, डिग्रेडेशन में, मतलब थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है, ये किस कारण, सॉइल इरोशन के कारण भी हो सकता है, और सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है, पेड़ ख़त्म कर दिए, ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हो सकता है, और यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड से, लैंडस्लाइड से भी हो सकता है, और फ्लड से भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला जो वो है मेथड, वो है मशिंग। जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में, द ग्राउंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हैड टू रिटेन मॉइस्चर। मतलब हमने क्या किया, जो पेड़ थे ना उनके जो मिट्टी थी उनके बीच में कुछ
थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लगा दी, मतलब पॉलीथिन्स में मतलब मट्टी भर के, और उसमें मैटर लाइक स्ट्रॉ डाल दिया हमने, ठीक है ना। तो इससे क्या है, उनका जो मॉइस्चर है वो वापस आ सकता है। और जो दूसरा जो मेथड है वो है रॉक डैम। रॉक डैम आर बिल्ड टू स्लो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। इरोशन होगा यहाँ पर, मतलब हमने क्या किया, जो पानी है, अगर हम पानी एकदम आएगा तो वो क्या मिट्टी बहा के ले जाएगा, और जो मिट्टी थी ना वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि बाढ़ आने के बाद वहाँ के जो घर थे वो तहस नहस हो गए, बहा के ले गया। तो इसी तरीके से मिट्टी वहाँ से बह के चली जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, जो पत्थर थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, पत्थर थे उनका हमने एक डैम बना दिया। जैसे कि आप एक साइड देख रहे होगे पानी कम है, दूसरी साइड पानी ही पानी है, इनके बीच में हमने इस पानी को मिट्टी बाहर नहीं पाए, इसके लिए हमने बीच में एक डैम डाल दिया, वही पत्थर का। जैसे इस मेथड को हम बोलते हैं रॉक डैम। जो तीसरा मेथड है वो है टेरेस फार्मिंग। वार्म हो गया है, वो क्या है, टेरेस वार्मिंग नहीं है, वो टेरेस फार्मिंग है, ठीक। क्या है टेरेस फार्मिंग? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस आर मेड ऑन these steps of state the available surface to grow crop the reduce the soil। मतलब जो आप देख रहे हो पैटर्न से कट रहे हैं, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा था, फिर उससे ऊपर बढ़ गया, फिर उसके ऊपर जो मतलब जीने की तरह, जो जीने होते हैं ना उसके तरह जो कट रहा है, और ऊपर टॉप देख रहे हो कि कम हो गया है। ये क्या है, इससे क्या बोलते हैं, इस फार्मिंग के मेथड को हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। जो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल था ना उसका ये जो आप देख रहे हो ना मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, इसका ये है ना, ये तीसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, हम ब्रॉड स्टेप्स बना देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो उसके नीचे हैं, फिर उसके ऊपर एक स्टेप आ गया, उसके ऊपर स्टेप, और ऊपर एक स्टेप आ गया। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ब्रॉड स्टेप्स बनाते हैं, कट कर देते हैं ज़मीन को हम, ये पैटर्न बन रहा है ना, इस पैटर्न के मेथड को हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। जो हमारा चौथा जो वो मेथड है वो है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रो एट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। हम अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको उगाएंगे इस टाइम में, अलग अलग क्रॉप्स को, टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश से बचाने के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर द हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर। जो आप देख रहे हो ये पैटर्न बना दिए गए हैं, इससे क्या है, जो पानी का बहाव है वो रुकेगा, इससे जो सॉइल जो इरोशन होता है वो नहीं होगा। और जो है नेक्स्ट काउंटर बैरियर काउंटर स्ट्रिप, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको ट्रेंचेस एंड बैरियर्स दिख रहा है ना, जो बीच में जो ट्रेंचेस मतलब होता है खाई, मतलब जो इनके बीच में हम क्या थोड़ी सी नाली बना देंगे, जैसे कि पानी अगर एक साइड से आता है, जो बहाव है वो पानी इसमें भर जाएगा, और जो हमारी जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होगी। जिसमें बीच में हम नालियाँ बना देंगे, फसल जो भी उगा रहे हैं उसके बीच में नाली बना देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी है ना वो बह के चली जाएगी। काउंटर बैरियर और काउंटर स्ट्रिप्स विच इंटरसेप्ट डाउन flowing water and soil particle. These barriers slow down the water movement and reduce its erosive force. Stone grass are along used to build barrier. Trenches are built in front of the barrier to collect water. मतलब इनके बीच में हम क्या नालियाँ बना देंगे। इसका जो हमारा मेन यूज़ होगा नाली बनाने का, क्या जो पानी आएगा उससे जो मिट्टी है वो बह के ना जाए, जो पानी का मूवमेंट तो वो स्लो कर देगा, पर पानी का मूवमेंट स्लो नहीं होगा तो इतना फास्ट पानी आएगा कि जो मिट्टी है वो बह के चली जाएगी। ऐसा ना हो इसके लिए हमने किया कि वहाँ पर बीच में थोड़ी सी नाली बनाई, इसमें जो क्या है ना वो पानी इकट्ठा हुआ, जिससे क्या उसकी जो मूवमेंट है वो भी स्लो डाउन होगी, उसके कारण जो मूवमेंट स्लो डाउन हुई तो पानी भर जाएगा, इससे क्या मिट्टी आगे बहेगी नहीं। हमारी जो नेक्स्ट मेथड है
वो है शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट का क्या यूज़ है, आप देख रहे हो शेल्टर बेल्ट जो है ना, शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, आप देख रहे हो जो पेड़ हैं वो एक रो में बना दिए गए हैं। जैसा मान लो ये हमारी जो मिट्टी है, अब ये मिट्टी अभी यहाँ पर जो मान लो इतनी जो हमारी ज़मीन है, अभी ये मिट्टी यहाँ पर खाली है, तो अब पानी आएगा तो मान के ये पानी इधर से आया और इसको बहा कर ले जाएगा मिट्टी को। अब इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये पेड़ लगा दिए, वो भी एक लाइन में, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो एक रो में पूरे प्लांट्स आए। जैसा भी ये हमने मिट्टी और मिट्टी के बगल से हमने लगा दिए पेड़, ठीक। आप मिट्टी से लगा दिए पेड़, और जब पानी आएगा, अब पानी आएगा तो इसको पेड़ की वजह से उसका रेट भी स्लो होगा, और रेट स्लो होने के कारण जो है इससे जो मिट्टी है ना वो कम बहेगी। शेल्टर बेल्ट भी हो गया। अब हम आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर ग्रोन, और जो वेजिटेशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है, स्क्रब हो सकता है और टैंड्रा हो सकता है। फॉरेस्ट के द एरिया हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, मॉइस्चर एंड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ ट्री। जैसे आप देख सकते हो इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर कोई छोटे मोटे थोड़े बहुत पेड़ नहीं है, इसमें लार्ज पेड़ है, बहुत ज़्यादा पेड़ है अबंडेंट अमाउंट में। और जहाँ पर पेड़ की मात्रा ज़्यादा हो और पानी की भी मात्रा हो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे आप इस व्यू में देख सकते हैं, इस व्यू में आपको थोड़े से दिख रहे हैं कि पेड़ ही पेड़, इस और हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर इतने से भी ज़्यादा पेड़ हो सकते हैं। दूसरा है ग्रासलैंड, शॉर्ट अबंडेंट ट्रीज एंड ग्रास आर ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट, मतलब मॉडरेट जो सीज़न होगा उसमें ग्रास, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ पेड़ भी हैं, पीछे के साइड पहाड़ी के साइड कुछ पेड़ दिख रहे हैं और ये कुछ घास भी है, इसको हम क्या कहते हैं ग्रासलैंड। जैसे कि हमने देखा था इसमें हमें पेड़ दिख रहे थे, जो मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन थी ना, मतलब वेजिटेशन अलग अलग जगह पर वो कैसी हो सकती हैं। पहले हमने देखा था फॉरेस्ट में हमें पेड़ देखने को मिले थे कि उसमें बहुत सारे पेड़ होंगे और पानी होगा। और हम बात करें अगर ग्रासलैंड की बात आता है स्क्रब्स, वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय श्रब्स often also including grass, herbs and geophytes. श्रबलैंड में आइदर ऑक्यूर नेचुरली और बी, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी घास है। श्रब्स आप जानते हो मतलब लंबी घास होती है एक तरीके की, और जियोफाइट्स यानी कि जो घास जो होती है उसे हम जियोफाइट्स कहते हैं। जानते हो कि कितनी बड़ी बड़ी घास है इसमें, जो बहुत बड़ी बड़ी घास होती है, आप जिस नहीं जानते होगे। ये ग्रासलैंड का आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम तो ये इस तरह की जो है ना लंबी लंबी घास होती है, बड़ी बड़ी घास होती है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं स्क्रब्स। ये था हमने देखा था फॉरेस्ट के बाद हमने देखा था स्क्रब, ये रहा स्क्रब, ये रहा ये ग्रासलैंड हो गई, ये स्क्रब हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब हम आते हैं टंड्रा, treeless region found in the Arctic and on the tops of mountain where the climate is cold and windy। अब जो टंड्रा जो रीजन है वो ठंड का रीजन है, ठंड मतलब जहाँ पर ठंड पड़ती है, जहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पेड़ ही पाए जाते हैं जो वहाँ पर ज़्यादातर पेड़ सर्वाइव ही नहीं कर पाते, उसके कारण वो ग्रो ही नहीं करते जहाँ पर है ना, तो कुछ ही पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कुछ एक आधी पेड़ मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना इतनी सी जगह में से थोड़े से ही पेड़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे जो पेड़ हैं उनके लिए सूटेबल नहीं, कुछ ही पेड़ होते हैं जिनके लिए सूटेबल होता है, तो वहाँ पर से वही पेड़ उगाए जाते हैं। और उसमें कुछ आते हैं लिचिन, एक प्लांट का नाम है, वो वहाँ पर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। फायर सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब विलुप्त तो क्यों हो रहे हैं, जैसे सुनामी आने के कारण हम जानते हैं कि सुनामी आई तो बहुत से घर बह गए, उसमें जंगल भी बह जाता है, कुछ जानवर भी बह जाते हैं, बहुत तबाही मचाता है। उसमें कुछ तो जो प्रजाति ऐसी भी हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, वो भी उसमें बह जाती हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद लैंडस्लाइड्स मतलब मान लो कुछ लैंडस्लाइड से पत्थर नीचे गिरा, पहाड़ नीचे और उसमें मट्टी नीचे गिरी तो क्या हुआ, कुछ तब भी जानते हैं, ठीक है ना, कोई जानवर नीचे आ गया, कोई इंसान नीचे आ गया,
तो वो क्या विलुप्त हो जाएंगे उसका, मतलब मान लो कोई एक स्पीसीज वो एक्सटेंट होने के कगार पे या वो ख़त्म होने जा रही, लेकिन उसमें क्या जो लैंडस्लाइड हुई उसके कारण वो दब गया, ठीक है ना। ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर हैं जिसके वजह से एक्सटेंशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा है। द एनिमल आर पोस्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड्स ऑफ स्किन, टीथ, नेल, हॉर्न्स। मतलब जो कुछ जानवर हैं उनको मार दिया जाता है, किसके लिए? उनके दांत के लिए, उनके खाल के लिए, उनके सींग के लिए, है ना, उनके नाखून के लिए उनको मार दिया जाता है। मान लो हाथी के दांत के लिए उसे मार दिया जाता है, और राइनोसोरस होता है जो गेंडा होता है, उसके जो सींग होता है, जो आगे एक सींग होता है, उसके लिए भी उसे मार दिया जाता है। और ऐसे शेर, उनमें से जो जानवर मारे जाते हैं ज़्यादातर, उनमें से कुछ क्या है, लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, ये स्नो लेपर्ड है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर आएगा स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, जो ऑस्ट्रिच है, शतरमुर्ग है, शेर है, चीता है, हाथी है और मोर है, इनको मार दिया जाता है। किस लिए? इनके खाल के लिए, नाखून के लिए, दांत के लिए इनको मार दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब अब ये जानवर लुप्त हो गए हैं तो अब इन्हें बचाना तो पड़ेगा। अब बचाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? तो इसके लिए सरकार ने कुछ जगह बनाई हैं, उनमें से कुछ हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। तो सरकार ने क्या बना रखे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रखी है, बायोस्फीयर रिजर्व बना रही है। मतलब ये कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर आप किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते और किसी पेड़ को आप काट नहीं सकते। अगर आप ऐसा करती हो इस जगह पर तो आपको क्या है, सज़ा दी जाएगी या आपको मौत भी दी जा सकती है। ड्यू टू किलिंग ऑफ सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकेम एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। मतलब अगर हम, मतलब मान लो 100 हाथी हैं एक जंगल में, उनमें से हमने 100 को मार दी तो क्या वो विलुप्त हो जाएंगे? आपने सुना होगा पहले जो कुछ हाथी थे बहुत बड़ी थी, और मतलब आपने कभी देखा होगा, सुना, आपने कभी सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि पहले जो जानवर थे वो बहुत विशाल, डायनासोर्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। डायनासोर्स पहले थे, अब वो विलुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि जो मीटियोर गिरा था, एस्ट्रॉयड गिरा था, उसके कारण वो विलुप्त हो गया। ऐसे मान लो हमने एक जंगल में 100 हाथी, उसमें से हमने 100 को मार दिया, अब वो बचे नहीं बचे, तो उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गई इस जगह से। और या मान लो 100 में से 99 मर गए, तो बचा कौन? अब ये मरते कैसे हैं? या तो कुछ उनका शिकार हो जाता है, वो कुछ नेचुरल डेथ से भी मर जाते हैं, कोई भूखे कारण भी मर जाते हैं, तो इस वजह से भी ये होता है। और कभी शिकार भी हो जाता है, जिसमें मान लो 100 में से 99 मर गए, तो अब वो एक बच्चा है, तो अब ये क्या ख़त्म होने के तादार पे हैं। वर्ज मतलब होता है सीमा, ख़त्म होने के सीमा पे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो इनको बचाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव, ये क्या है, कम्युनिटी लेवल और रीजनल लेवल पे चलाए जाते हैं। इनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इनको बढ़ाओ, इस प्रोग्राम को ज़्यादा चलाओ, जिसके कारण क्या है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं जो है ना, इनका शिकार कम हो और ये विलुप्त ना हों। साइट्स, साइट्स कन्वेंशनल इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटेंशन इंडेक्स स्पेसिस द इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन government. It aims to ensure wildlife, animal and plant does not threaten their survival. Roughly 5,000 animal and 20,000 plants are protected, such as dolphin, corals, etc. ये मतलब कुछ गवर्नमेंट से मतलब इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, जिसके इस पॉलिसी के अनुसार इसमें 28,000 जो प्लांट्स है वो आप काट नहीं सकते, और 5,000 जो एनिमल है उसको आप मार नहीं सकते, क्योंकि ये विलुप्त होने के तादार पे अगर ये भी मर गए तो ये क्या, जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल वो विलुप्त हो जाएंगे। इनमें से कुछ डॉल्फिन्स हैं, कुछ कोरल्स हैं, समझ रहे हो आप।
मतलब अगर हमने इन लास्ट वाली स्पीसीज़ को भी काट दिया तो मतलब ये विलुप्त हो जाएंगे और हमें देखने को नहीं मिले। जैसे डायनासोर्स विलुप्त हो गए, अब हमें वो देखने को नहीं मिलते। वैसे भी ये कुछ एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। साइड से एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और इंटरनेशनली ये मतलब ये प्रोग्राम इंटरनेशनली है। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जिसमें, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड एक्सटेंशन इन इंडेंजर। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो हर कंट्री में चलाया जाता है, जिसके तहत आप इसमें जो, मान लो मैंने एक लिस्ट जारी की, इसमें 10 एनिमल्स हैं जो कि ख़त्म होने के तादार पे मैंने लिस्ट जारी की। उसमें लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, राइनोसोरस, डॉल्फिन, कैटफिश कैटफिश काऊ, बफेलो, डॉग, ये 10 मैंने लिस्ट जारी की। ये अब ये ख़त्म होने के तादार में, अब ये 2-3 ही 10 बचे हैं। अगर हम इनको भी मार देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने ये एग्रीमेंट किया कि इन 10 स्पीसीज एनिमल में से आप किसी का भी हंट नहीं कर सकते। अगर आप हंट करते हो तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। अगर आप इसको हंट करते हो तो क्या होगा, जो स्पीसीज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा और हमें देखने को नहीं मिलेगी। मैंने 5 प्लांट्स की लिस्ट जारी की। नीम 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 है नीम है, बर का पेड़ है। मैंने लिस्ट जारी की, आप इन 2 पेड़ को नहीं काट सकते। अगर आप इस 2 पेड़ को काटोगे तो ये क्या हो जाए, विलुप्त हो जाएंगे। तो आप इन पेड़ को नहीं काटोगे वरना आपको सज़ा मिलेगा। अगर ये 2 पेड़ भी विलुप्त हो गए, इनकी स्पीसीज़ बस 10 या 5 पेड़ देखने को मिल रहे हैं, अगर आप इनको भी काट दोगे तो क्या होगे, आप इन दोनों को भी काट दोगे, मतलब 10-5 प्लांट हो जाएगा, इनको भी काट दो, आप हमें ये देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये साइड से एक प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली चलाया जाता है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।